नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र स्वागत करता हूं आपका हमारे अपने YouTube चैनल लर्नर्स फाउंडेशन पर। जैसा कि आप देख पा रहे हो, हम 10th क्लास की मैथमेटिक्स की एक बेहतरीन तैयारी की शुरुआत करने जा रहे हैं और आज हम पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, वास्तविक संख्याएं। अगर आप किसी भी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कक्षा 10 में हैं, तो ये वीडियोस खास आपके लिए होने वाली हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम एक बेहतरीन तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं वास्तविक संख्याएं क्या हैं। और वास्तविक संख्याओं को पढ़ने से पहले हम जानते हैं संख्याएं। संख्याएं क्या होती हैं, संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। तो अगर मैं संख्याओं की बात करता हूं तो संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। पहली होती हैं आपकी वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, और दूसरी होती है आपकी, ये तो वास्तविक संख्या, दूसरी होती है आपकी काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? ये दो प्रकार की होती हैं। पहली वास्तविक संख्याएं, दूसरी आपकी काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याओं की बात करें तो ये मात्र हमारी कल्पनाओं में है, ये हमारे सिलेबस में भी नहीं है, ना ही हमको ये पढ़नी है। जैसे अंडर रूट माइनस का 3 हो गया, अंडर रूट माइनस का 2 हो गया, और बहुत सारी संख्या है जो कि काल्पनिक है, ये हमारे सिलेबस में भी नहीं है और ना ही ये हमको पढ़नी है। अगर मैं वास्तविक संख्याओं की बात करूं तो वास्तविक संख्याओं के अंदर सबसे पहले आती है प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? आप सभी जानते हैं, वे संख्याएं जो एक से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्याएं बोलते हैं। ये सभी की सभी कहाँ आती हैं? वास्तविक संख्याओं में आती हैं। तो मैं लिख सकता हूं, ये एक से शुरू होती हैं, 2, 3, और कहां तक जाती हैं? अनंत तक जाती हैं। फिर उसके बाद आती हैं पूर्ण संख्याएं। कौन सी? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं की अगर मैं बात करूं, पूर्ण संख्याएं, ये पूर्ण संख्याएं ये 0 से शुरू होती हैं। प्राकृत संख्याएं और पूर्ण संख्याओं में सिर्फ इतना अंतर है कि ये जो पूर्ण संख्याएं हैं ये 0 से शुरू होती हैं, जबकि प्राकृत संख्याएं ये 1 से शुरू होती हैं। तो आप करेंगे, ये जो पूर्ण संख्याएं वो 0 से शुरू होती हैं, 0, 1, 2, 3, और लगातार ये कहां तक जाती हैं? अनंत तक जाती हैं। सिर्फ इतना ही इनमें अंतर है। आगे आपकी पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्या की अगर मैं बात करूं तो ये पूर्णांक संख्याएं पॉजिटिव, नेगेटिव, यानी धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की होती हैं। तो मैं लिख सकता हूं, यहां कोई अनंत से, यहां से -3, -2, -1, 0, और आगे 1, 2, 3, 4 और अनंत तक जा रही है। आप देख पा रहे हैं, अनंत से आ रही है, यानी ऋणात्मक अनंत से आ रही है और धनात्मक अनंत तक जा रही हैं। तो आप ये जो ऋणात्मक वाली संख्याएं हैं इनको बोला जाता है ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक इनको बोला जाता है। और मैं यहां पर धनात्मक जो पॉजिटिव संख्या है इनकी बात करूं तो इनको बोला जाता है धनात्मक पूर्णांक। क्या बोला जाता है? धनात्मक पूर्णांक इनको बोला जाता है। अगर यहाँ 0 की बात करें तो 0 ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। यहाँ जो शून्य है 0, ये ना तो धनात्मक है और ना ही ये ऋणात्मक है। आप इस बात का भी ध्यान रखेंगे। तो पूर्णांक संख्या क्या होती हैं? जितने भी आपकी पॉजिटिव, नेगेटिव, जितनी भी संख्याएं होती हैं, ऋणात्मक, धनात्मक और 0 सहित, वो सभी की सभी क्या होती हैं आपकी? ये पूर्णांक संख्याएं होती हैं। 0 ना तो धनात्मक होती है और ना ही ऋणात्मक होती है। इस बात का भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। आगे हम पढ़ेंगे इसमें परमेय संख्याएं। परमेय संख्याओं की बात करें, परमेय संख्याएं, परमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकें और Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ आपको यहां पर एक बात और ध्यान रखनी है कि जो P और Q हैं दोनों क्या होते हैं? सहभाज्य होने चाहिए। क्या होने चाहिए? सहभाज्य होने चाहिए। तो देख लेते हैं एक बार, यहां पर वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके क्या कहलाती हैं? वो सभी की सभी परमेय संख्या कहलाती हैं। और यहाँ पर
Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ यहाँ लिखेंगे यहाँ P व Q सॉरी ऐसे P व Q दोनों सह अभाज्य होते हैं। अब इसका क्या अर्थ है? सह अभाज्य क्या होते हैं? यानी P व Q ऐसी दो संख्याएं होती हैं जिनमें से कुछ भी कॉमन नहीं लिया जा सकता। का HCF कितना आता है? 1 आता है। यानी हम देख लेते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे मेरे पास एक 10/8 एक संख्या है। क्या ये परमीय संख्या होगी? आप देख पा रहे हो इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है। यानी इन दोनों को, इसे मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूं 5 और इसे 2 से कर सकता हूं 4। यानी इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा था, तो इसका मतलब यह है कि 10/8 परमीय संख्या नहीं है। इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब इन दोनों को देखिए, क्या यहां से कुछ कॉमन आ रहा है? यहां से कुछ कॉमन आ रहा है? यहां से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये 5/4 क्या है? परमीय संख्या हो जाएगी। आगे एग्जाम्पल में जैसे मैं लेता हूं 3/7, ये भी परमीय संख्या हो जाएगी क्योंकि दोनों सहभाज्य हैं, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। आगे 3 भी क्या हो जाएगी? 3 भी परमीय संख्या हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? देखो, अगर मैं इसके नीचे 1 ले लेता हूं तो क्या 3 पर कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। लेकिन ये अब P/Q के रूप में लिखी जा चुकी है और यहाँ Q बराबर 0 भी नहीं है। जैसे मैं बात करता हूं -3, इसके नीचे भी 1 लगा दीजिए, ये भी परमीय संख्या हो जाएगी। बात करते हैं आगे अपरमीय संख्या। अपरमीय संख्या क्या होती हैं? यहां देख लेते हैं। अपरमीय संख्या वे संख्याएं जो P व Q के रूप में ना लिखी जा सके, क्या कहलाती हैं? अपरमीय संख्याएं कहलाती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां लिखेंगे वे संख्याएं जो P व Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, उन्हें हम क्या बोलते हैं? अपरमीय संख्या बोलते हैं। अपरमीय संख्या उन्हें बोलते हैं। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, 3√2 हो गया। ये सभी की सभी क्या है? अपरमीय संख्या है। इनको P व Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। आप थोड़ा सा इन्हें ध्यान से देखते रहेंगे। आगे आती हैं आपकी भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याओं की बात करें तो भाज्य संख्याएं अब थोड़ा सा इन्हें ध्यान रखेंगे। भाज्य संख्या क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं वे होती हैं जो अपने आप के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। उन्हें हम क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या बोलते हैं। या हम ऐसी कोई भाज्य संख्या जिसे हम अभाज्य गुणनखंडों में गुणनखंडित कर सकते हैं, वो भी क्या कहलाती है? हमारी भाज्य संख्या कहलाती है। तो आप लिखेंगे यहां पर वे संख्याएं जो, आप इस तरीके से लिखो, वे संख्याएं जिनके अभाज्य गुणनखंड किए जा सकते हैं, वो सभी की सभी क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। आप इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपकी अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं वो देख लेते हैं। यानी वे संख्याएं जो अपने आप और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, वो क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो आप यहाँ एग्जाम्पल लिख सकते हो। जैसे 2, यहाँ 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ये वे संख्या हैं जो सिर्फ अपने आप से और सिर्फ 1 से विभाजित हो सकती हैं, इसके अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होंगी। तो आप इस तरीके से, हमें ये वास्तविक संख्याओं के अंदर ये संख्याएं पढ़नी रहती हैं। तो हमने थोड़ा सा इनका रिवीजन किया है, क्योंकि ये हमने 9th क्लास में भी पढ़ी थी। तो आगे आपकी एक प्रमेय है 1.1, उसे और देख लेते हैं। आप यहां तक का स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं आगे
आपकी फिर में है 1.1। क्या है इसमें, थोड़ा सा हम जान लेते हैं। ये आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी, मैं इसे थोड़ा सा पढ़ देता हूँ। क्या है इसमें, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त यानी गुणनखंडित किया जा सकता है। यानी कोई भी भाज्य संख्या है, हम उसके अभाज्य गुणनखंड निकाल करके और उनके जो अभाज्य गुणनखंड है उन्हें गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। एक बार इसे समझ लेते हैं क्या है इसका मतलब। तो यहाँ पर देखेंगे, मैं कोई भी एक एग्जांपल ले रहा हूँ, आप कोई भी संख्या ले सकते हो। जैसे मैं यहाँ ले रहा हूँ 1240, इसके हम क्या निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो ये जाएगा 2 से 6 और ये 20, और 2 से चला जाएगा 3 10, और ये 2 से फिर से 2, इसमें ये चला जाएगा 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, 155। अब इसमें 5 से दीजिए, 5 एकम 5 और ये 5 तिया 15 और 5 एकम 5, और ये 31 से ही जाएगा, 31 से ही जाएगा। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड निकल के आए वो कितने निकल के आए हैं, आप देख सकते हो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 31। ये क्या है, इसके अभाज्य गुणनखंड निकल के आए थे, और ये अभाज्य गुणनखंड हमने गुणनफल के रूप में लिख दिए हैं। आगे देखेंगे, यहाँ पर मैं फिर से 1240 इसके फिर से अभाज्य गुणनखंड कर रहा हूं, लेकिन यहां पर मैंने क्या किया था, यहां पर मैंने 2 से डिवाइड किया था, लेकिन यहां मैं 2 से डिवाइड नहीं कर रहा हूं। यहां मैं अगर 0 है तो मैं 5 से कर रहा हूं। तो देखते हैं, 5 दूनी 10 और ये 2 बचेगा, 5 चौको 20 और ये 5 अट्ठे 40। इस तरीके से अब ये 2 से चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और ये 124। फिर से 2 से, ये 2 से चला जाएगा 6 और 2, और फिर से 2 से चला जाएगा, कितनी बार चला जाएगा, 31, 31 बार चला जाएगा, और 31 से 31। इस तरीके से आपको करनी। अब इसके जो अभाज्य गुणनखंड निकल के आए हैं वो क्या निकल के आए हैं, देखो ध्यान से, 5 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 31। ये इस तरीके से निकल के आए हैं। तो इसका कहने का मतलब है कि हम कोई भी भाज्य संख्या लेते हैं तो हम उसके ये जो फैक्टर किए हमने, इसके अभाज्य गुणनखंड किए हैं, तो उनका क्रम कोई मायने नहीं रखता है, आप कैसे भी कर सकते हो इनको। देखो ध्यान से, इनका भी गुणा करने के बाद मेरे पास 1240 आएगा, क्योंकि यहां पर सबसे पहले क्या है, 2 है, फिर 2 है, फिर 2 है, फिर 5 है, फिर 31 है। और यहां पर देखेंगे, सबसे पहले मेरे पास 5 है, फिर 2 है, फिर 2 है, फिर 31 है। इनका भी गुणा करने के बाद मेरे पास कितना आएगा, 1240। यानी हम इन्हें किसी भी क्रम में लिख सकते हैं। बस फिर मैं ये बताना चाह रही है आपको। तो आप यहां तक का स्क्रीनशॉट लें और चलते हैं उदाहरण 1 की ओर। आगे उदाहरण है आपका, उदाहरण नंबर 1 है, संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए। यहाँ n प्राकृत संख्या है। n क्या है, यहाँ पर एक प्राकृत संख्या है, यानी मैं लिख सकता हूँ n बराबर क्या, 1 2 3, और ये लगातार चली जा रही हैं। आगे देखिए, जांच कीजिए क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है। यानी मैं यहाँ 4 की पावर n, इस n का, यानी यहाँ प्राकृत संख्या है, ऐसा कोई मान रख दूं जिससे 4 की पावर n 0 पर समाप्त हो। जैसे मैं यहाँ रखता हूँ 4 की पावर 1, तो ये कितना आ जाएगा 4। 4 की पावर 2 कर दूंगा तो यह कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 16। और 4 की पावर 3 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 64। और 4 की पावर 4 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 256। और लगातार ऐसे ही चला जा रहा है। तो ये कह रहा है कि यहाँ n की ऐसा क्या मान रखा जाए, कहाँ पर, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर, यहाँ n की जगह यानी 4 की पावर क्या रखी जाए जिससे इसका मान 0 आ जाए। तो इसके लिए हम थोड़ा सा इधर समझते हैं। देखिए, अगर किसी भी नंबर में 0 है, जैसे मानो 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, 100 हो गया, अगर किसी भी नंबर में 0 है उसके पीछे, तो देखो इसके अगर हम गुणनखंड करते हैं तो कितने आएंगे, 5 गुणा 2। अगर मैं 20 के गुणनखंड करता हूं तो ये आ जाएंगे 2 गुणा 5 गुणा 2, 2 पंजे 10, 10 दूनी 20, इस तरीके से आ जाएंगे। 30 के करता हूं तो ये हो जाएंगे 2 गुणा 5 गुणा 3, 2 पंजे 10 और 10 तिया 30, इस तरीके से। 40 के करता हूं तो 2 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 2, इस तरीके से। यानी 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20 और 20 दूनी, यानी 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 और 20 दूनी 40। अगर मैं
या 100 के करता हूं तो ये कर सकता हूं मैं 10 मल्टीप्लाई 10 और इसको भी 5 इंटू 2 और इसको भी मैं क्या कर सकता हूं 5 इंटू 2, इस तरीके से ये कर सकता हूं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जिन संख्याओं के पीछे जीरो होती है यानी उनका इकाई अंक जीरो होता है और यहाँ पर वही कह रहा है कि जीरो पर समाप्त होता है, तो जो नंबर जीरो पर समाप्त, आप इनके अलावा कोई भी और ले सकते हो, तो जो नंबर जीरो पर समाप्त होते हैं या मैं कह सकता हूं उनका जो इकाई का अंक है वो जीरो होता है, उनमें आप देख पाओगे कि सभी में दो अभाज्य गुणनखंड निकल कर आ रहे हैं और वो कौन कौन से हैं, देखिए ध्यान से, 5 और 2। यहां देखिए 20 में ये रहा 2, ये 5, 30 में देखिए 2 और 5, और यहां देखिए 40 में यहां भी कितना निकल के आ रहा है, 2 और 5 निकल के आ रहा है। 100 में भी देखेंगे 2 और 5 निकल के आ रहा है। यानी मैं कह सकता हूं जितनी भी संख्याएं हैं वो जीरो पर समाप्त होती हैं या उनका इकाई का अंक जीरो होता है, उन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड किए जाएं तो उनमें से 2 और 5 गुणनखंड, 2 और 5 अभाज्य गुणनखंड अवश्य होंगे। तो आप यहां देखेंगे अगर मैं 4 के अभाज्य गुणनखंड करता हूं तो कितने निकल के आएंगे, 2 मल्टीप्लाई 2। अब यहां देख पा रहे हो 2 मल्टीप्लाई 2, यहां 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। अब 5 नहीं है तो इसका मतलब ये 4 की पावर हम कुछ भी रख दें, n का मान हम कुछ भी रख दें, ये कभी भी जीरो पर समाप्त नहीं होगा। आपको ये इस तरीके से लिखना है। यहां देखिए आप, यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित हैं तो वह संख्या निश्चित रूप से जीरो पर समाप्त होगी। यानी इसका कहने का अर्थ है कि अगर हम किसी भी भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं और उसमें 2 और 5 अभाज्य गुणनखंड निकल करके आते हैं तो आप समझ लीजिए कि वो संख्या निश्चित रूप से जीरो पर समाप्त होगी, या मैं कह सकता हूं उसका इकाई का अंक जीरो होगा। आगे अगर मैं इसी में बात करता हूं तो यहां पर देखेंगे 4 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 तो उपस्थित है, आप देख पा रहे हैं यहां 2 तो उपस्थित है, लेकिन 5 उपस्थित नहीं है। इसलिए 4 की पावर n के किसी भी मान पर जीरो पर समाप्त नहीं होगी। यानी हमने 4 के जैसे ही अभाज्य गुणनखंड किए तो यहां पर इसके जो अभाज्य गुणनखंड निकल के आए थे वो निकल गए 2 इंटू 2, लेकिन यहाँ 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। और हम पढ़ चुके हैं कि जब भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो उनमें 2 और 5 अनिवार्य रूप से हैं, तो वो संख्या जीरो पर समाप्त होगी, अन्यथा जीरो पर समाप्त नहीं होगी। और यहां पर एक अभाज्य गुणनखंड 2 तो निकल के आ गया है लेकिन 5 नहीं आया, इसलिए 4 का हम कोई भी मान रख दें, n की जगह हम कोई भी मान रख दें, वो कभी भी जीरो पर समाप्त नहीं होगी। आपको ये इस तरीके से करना है। आप यहां तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल है आपका एग्जाम्पल नंबर 2, देख लेते हैं क्या है। वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। यह कह रहा है कि संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करने हैं। यानी हमें तो संख्याएं दे रखी हैं 6 और 20, उनके अभाज्य गुणनखंडन विधि से हमें क्या निकालने हैं, HCF और LCM हमको निकालने हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 6 के अभाज्य गुणनखंड निकालिए और 20 के अभाज्य गुणनखंड निकालिए। तो यहाँ देखेंगे 6 के जो अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे वो इस तरीके से हो गए, और 20 के अभाज्य गुणनखंड की बात करें तो ये हो जाएंगे 2 से, और ये 5 और ये 5 से गया इस तरीके से। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 6 के जो अभाज्य गुणनखंड हुए हैं वो हुए हैं 2 गुणा 3, और यहाँ पर
जो 20 के अभाज्य गुणनखंड हुए हैं वो है आपके 2 की पावर 2 हो जाएगा और गुणा 5। इस तरीके से इनके अभाज्य गुणनखंड निकल के आए। अब क्या कह रहा है कि इनके HCF और LCM निकालने हमें, तो सबसे पहले हम निकालते हैं यहां HCF। HCF के लिए आपको एक बात ध्यान रखनी है, यहां पर देखिए ध्यान से, इन दोनों के अभाज्य गुणनखंड है ये। अब देखो ध्यान से, इनमें से कॉमन क्या है, यानी इन दोनों में से कितने अभाज्य गुणनखंड कॉमन हैं। तो आप देखेंगे यहां पर सिर्फ एक ही कॉमन है, इनमें से एक ही उभयनिष्ठ है और वो है 2। यहां देखेंगे यहां से सिर्फ एक कॉमन आ रहा है, वो आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है। अब देखो ध्यान से, इन दोनों की अगर मैं बात करूं तो इस पे 2 की पावर 2, यानी यहां पर मैं इसे लिख सकता हूं इस तरीके से 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 है, इसलिए मैंने 2 की पावर 2 कर दिया यहां पर। तो यहां जो कॉमन है इसकी घात कितनी है 2, और यहां पर कितनी है इसकी घात 1 है। तो आप HCF में हमेशा ध्यान रखेंगे जो अभाज्य गुणनखंड दोनों में से कॉमन है उसे हम हमेशा न्यूनतम घात के साथ लेंगे। कैसे लेंगे? न्यूनतम घात के साथ लेंगे। तो यहां न्यूनतम घात किसकी हो जाएगी? इस 2 की हो जाएगी, क्योंकि इसकी घात कितनी है 1 है, इसकी पावर कितनी है 1 है, और इसकी पावर कितनी है 2। तो न्यूनतम घात के साथ लेना है तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी 2। इस तरीके से हम ले सकते हैं। तो ये फाइनली मेरे पास कितना आ जाएगा 2, यानी मैं कह सकता हूं जो HCF है वो कितना आया 2 आया है। तो आप यहां थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि जो भी हमारे पास अभाज्य गुणनखंड आ रहे हैं और उनमें से जो कॉमन है उसे हम हमेशा न्यूनतम घात के साथ लेंगे। तो आप यहां लिख सकते हो संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में जो उभयनिष्ठ होते हैं, जो उभयनिष्ठ होते हैं उन्हें हम न्यूनतम घात के साथ लेते हैं। उन्हें न्यूनतम घात के साथ लेते हैं यह आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जो संख्या है उनके जो भी अभाज्य गुणनखंड निकल के आए हैं और जो उभयनिष्ठ यानी कॉमन हैं उन्हें हम क्या लेंगे? न्यूनतम घात के साथ लेते हैं। आगे की बात करें, अभी हम इन दोनों का क्या निकालने वाले हैं? LCM निकालने वाले हैं। अगर मैं LCM की बात करता हूं तो ध्यान से समझेंगे, LCM के अंदर इसका उल्टा है। यानी अभी हम HCF में क्या कर रहे थे कि हम न्यूनतम घात के साथ ले रहे थे, जो कॉमन था उसे हम न्यूनतम घात के साथ ले रहे थे। लेकिन LCM में क्या करेंगे, जो कॉमन है उसे हम अधिकतम घात के साथ लेंगे और जो कॉमन नहीं है उसे भी हम अधिकतम घात के साथ लेते हैं। जैसे यहां पर देखो ये दोनों हैं, इन दोनों में से कॉमन क्या है? ये 2 है, तो ये 2 की पावर 2 हम अधिकतम घात के साथ ले लेंगे। अब देखो ये 3 और ये 5 ये कॉमन नहीं है तो इन दोनों को भी ले लेंगे। इस तरीके से हमको ये करना है। तो यहां देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, इन दोनों में से कॉमन क्या है 2 की पावर 2, तो इसे मैं लिख सकता हूं इस तरीके से। और देखिए मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 और ये 5, कितना हो जाएगा फाइनली मेरे पास? ये निकल के आ जाएगा 5 या 15 दूनी 30 और ये 60, इसका LCM निकल के आ जाएगा। तो हमें यहां थोड़ा सा लिख लेंगे और संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में जो उभयनिष्ठ है, अभाज्य गुणनखंडों में जो उभयनिष्ठ है उसे अधिकतम घात के साथ तथा जो उभयनिष्ठ नहीं है यानी जो कॉमन नहीं है उसे भी हम क्या लेते हैं? अधिकतम घात के साथ लेते हैं। जो कॉमन नहीं है उसे भी अधिकतम घात के साथ लेते हैं।
ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से ये हो जाएगा। आप इन दोनों को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। मैं फिर से बता रहा हूं आपको, एचसीएफ के अंदर जो कॉमन है उसे हम न्यूनतम घात के साथ लेते हैं और कुछ नहीं करते हैं, लेकिन एलसीएम के अंदर जो कॉमन है उसको अधिकतम घात के साथ लेते हैं और जो कॉमन नहीं है उसको भी हम अधिकतम घात के साथ लेते हैं। तो आप यहां तक का स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं अगले उदाहरण की ओर। आगे आपके दो उदाहरण और हैं, उदाहरण 3 और एग्जाम्पल नंबर 4। तो आइए इनको और देख लेते हैं। तो उदाहरण 3 को देखते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो यहां पर आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो मैं लिखे दे रहा हूं। ये फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होती है ये एलसीएम गुणा एचसीएफ के। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना रहेगा। ये फॉर्मूला है और इसकी सहायता से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। तो आप इसे थोड़ा सा याद रखेंगे। यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के। ये फॉर्मूला यानी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या ये बराबर होती है एलसीएम गुणा एचसीएफ के। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो यहां देखेंगे ये 96 का अभाज्य गुणनखंड यहां निकालेंगे तो कितने से जाएगा, 2 से कितनी बार चला जाएगा, 4 और ये 8 हो जाएगा। फिर से 2 से देंगे तो कितना हो गया 24 24 और फिर से देंगे कितना हो जाएगा 12 और फिर से देंगे कितना हो गया 6 और 2 से फिर देंगे कितना हो गया 3 और ये कितना हो जाएगा 3 से इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। अगर हम 404 की बात करें तो 404 के भी अभाज्य गुणनखंड निकालिए और ये हो जाएंगे 2 से देंगे तो कितना हो जाएगा 202 और इस तरीके से फिर से 2 से 2 101 और जो 101 है वो सिर्फ 101 से ही जाएगा क्योंकि ये एक अभाज्य संख्या है। तो इनके जो अभाज्य गुणनखंड निकल के आए वो यहाँ लिख सकते हो आप। 96 के कितने निकल के आए हैं ये देखेंगे 1 2 3 4 5 यानी मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 5 और मल्टीप्लाई 3 और यहाँ पर 404 के जो अभाज्य गुणनखंड निकल के आए हैं वो कितने निकल के आए हैं 2 की पावर 2 और मल्टीप्लाई कितना है 101 यानी 101। इस तरीके से इनके अभाज्य गुणनखंड निकल के आए हैं। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, इनका सबसे पहले हमें क्या निकालना है एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम ज्ञात करना है। तो इनका सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो एचसीएफ यहाँ देखेंगे मैंने आपको बताया था, अभी बताया है, जब भी हम एचसीएफ निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा तो जो कॉमन है दोनों में से उसे हम न्यूनतम घात के साथ लेते हैं। अब देखो ध्यान से यहाँ कॉमन क्या है, यहाँ सिर्फ आपको ये 2 कॉमन दिखाई देगा इन दोनों में से। ये दोनों कॉमन है नहीं है, यहाँ से सिर्फ 2 कॉमन दिखाई देगा और वो भी हमें क्या लेना है न्यूनतम घात के साथ लेना है। तो न्यूनतम घात किसकी है इसमें 2 की पावर 2 क्या है 2 की पावर 2 और इसको मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 2। तो फाइनली एचसीएफ मेरे पास कितना निकल के आ जाएगा 4 निकल के आ जाएगा। कितना निकल के आ गया 4 निकल के आ गया। अब ध्यान से देखो, अब इस फॉर्मूले का यूज करते हैं हम लोग। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर पहली संख्या क्या हो जाएगी 96, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 404। एचसीएफ हमारे पास ये आ गया, हमें एलसीएम निकालना है। तो यहाँ देखेंगे यहाँ मैं लिखे दे रहा हूँ थोड़ा सा, आप इधर देखेंगे तो पहली संख्या कितनी है मेरे पास 96 है गुणा दूसरी संख्या कितनी है 404 बराबर एचसीएफ कितना है, एचसीएफ कितना आ गया मेरे पास ये आ गया 4 और मुझे निकालना क्या है एलसीएम। तो यहाँ लिखेंगे एलसीएम इस तरीके से। अब देखो इधर ये गुणा में है, इधर आके क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। तो मैं लिख दूंगा 96 गुणा 404 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 4 और बराबर में एलसीएम हमको निकालना है। दे दीजिए 4 से कितनी बार जाएगा 4 दूनी 8 और यहाँ 1 बचेगा और ये फिर से 4 चौका 16 24 बार चला जाएगा और यहाँ 24 गुणा 404 करेंगे तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 96
96 यानी 9696 आपका आंसर आ जाएगा। आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। तो ये आपका उदाहरण नंबर 3। आगे चलते हैं उदाहरण नंबर 4 की ओर। क्या कह रहा है कि संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमें क्या निकालना है, यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो देखेंगे यहाँ पर इनके सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनके अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो यहाँ 6 के अभाज्य गुणनखंड निकालिए और यहाँ 72 के हो जाएंगे और यहाँ पर निकालिए 120 के। इस तरीके से हमको ये निकालने हैं। तो सबसे पहले अगर हम 6 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो ये 2 से 3 और 3 इस तरीके से हो जाएंगे। और 72 के निकालेंगे तो 2 से 2 3 6 और 36 2 से चला जाएगा 18 और 2 से फिर चला जाएगा ये 9 और ये 3। इस तरीके से इसके निकल के आ जाएंगे। और आगे हम बात करें 120 के, 2 से 60, 2 से फिर 30 और फिर 2 से 15 और फिर 3 से चला जाएगा 5 और ये 5। इस तरीके से ये निकल के आ जाएंगे। तो यानी यहाँ पर 6, 72 और 120 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो इस तरीके से निकल के आए। तो हम इन्हें लिख सकते हैं इस तरीके से कि कितने निकल के आए हैं, ये निकल के आए आपके 2 गुणा 3। अगर मैं 72 की बात करता हूं तो 72 के निकल के आए 1 2 3 यानी 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2। इस तरीके से निकल के आए हैं। और 120 की बात करूं 1 2 3 यानी 120 के 2 की पावर 3 और 3 और ये 5। इस तरीके से इनके अभाज्य गुणनखंड निकल के आए हैं। तो मुझे सबसे पहले क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ के लिए मैंने बताया था आपको, जो भी कॉमन है उसे हम न्यूनतम घात के साथ लेंगे। कैसे? न्यूनतम घात के साथ लेंगे। तो यहाँ एचसीएफ में देखिए ध्यान से, जो भी कॉमन है उसे क्या लेंगे, न्यूनतम घात के साथ। न्यूनतम घात के साथ हम उसे ले लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कॉमन क्या क्या है। तो सबसे पहले तो देख पा रहे हैं आप 2 कॉमन है। यहाँ से क्या है, देखिए एक तो ये 2 कॉमन हो गया। दूसरा आप देख रहे हैं एक 3 कॉमन आ रहा है यहाँ से। तो यहाँ इनमें से सबसे न्यूनतम घात किसकी है, एक तो ये रहा 2 और इनमें से ये रहा। यानी मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 3, यही है न्यूनतम घात वाले। तो इनका जो एचसीएफ है वो कितना हो जाएगा, 6 निकल के आ जाएगा। एचसीएफ कितना आ जाएगा, 6 निकल के आ जाएगा। आगे अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम में हमें जो कॉमन है वो अधिकतम घात के साथ लेना है और जो कॉमन नहीं है वो भी हमें अधिकतम घात के साथ लेना होता है। तो ध्यान से देखेंगे यहाँ से क्या क्या कॉमन है। एक तो ये कॉमन है, ये है 2 की पावर 3 और कॉमन है, देखो ध्यान से यहाँ 3। तो यहाँ 3 की पावर 2 हो जाएगी क्योंकि अधिकतम घात के साथ लेना है। और ये हमारा 5 जो बच रहा है उसे भी हम ले लेते हैं। तो इसको करेंगे हम तो ये इस तरीके से हो जाएगा। इसे ओपन कर लेते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा और ये 5। अब इनका मल्टीप्लाई करना होता है और इसका मल्टीप्लाई करने के बाद आपका 22,338 यानी 22,338 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको ये करना है। तो आज हमने इस वीडियो में चैप्टर फर्स्ट का इंट्रोडक्शन देखा और प्रश्नावली 1.1 से पहले जितने भी उदाहरण हो सकते थे, प्रमेय हो सकती थी, उनको भी हमने डिस्कस किया है। और कल यानी अगली क्लास में हम प्रश्नावली 1.1 में जितने भी क्वेश्चन हैं उनको करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपको ऐसा कुछ लगा हो कि हमारी समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और मैं डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप लिंक डाल दूंगा और उस पर क्लिक करके आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। क्लास के सभी नोट्सों को मैं उस ग्रुप में भेज दूंगा, तो आपको ये नोट्स भी साथ ही साथ मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।